आज हम डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। मैंने आपको ये भी बताया कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ही क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। हमारी किडनी में हम कहते हैं कि किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही है। तो उस फिल्ट्रेशन का सारा काम किसका है, नेफ्रॉन का होता है। 1 मिनट वेट। तो किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब आप सबको पता है कि हम सारे पर्सन क्या करते हैं, यूरिन को पास आउट करते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि यूरिन को बनाने में किसका रोल होता है, किडनी का रोल होता है। अब किडनी में भी किसका रोल है, किडनी में रोल है इस नेफ्रॉन का। और ये यूरिन बनता किससे है, जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेप्स देख लीजिए यूरिन फॉर्मेशन के। अगर हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स की, तो जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ये हमारे पास 3 मेन प्रोसेस के अंदर होता है। इसकी टोटल 3 मेन प्रोसेसेस है। सबसे पहला स्टेप आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। और कौन सा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप आता है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप आता है सिक्रीशन। तो 3 मेन स्टेप है जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन फॉर्म होता है। अब अभी भी मैंने आपको बताया कि हमारी किडनी में नेफ्रॉन है जो यूरिन को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। और इस यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अब अभी भी जो मैंने आपको नेफ्रॉन के पार्ट्स बताए ना, कौन कौन से पार्ट बताए थे, मैंने आपको बताया था कि किडनी जो नेफ्रॉन है उसका सबसे पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, देन बाउमेन कैप्सूल्स, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप एंड डीसीटी, एंड लास्ट में आता कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन के जो पार्ट है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो तीनों स्टेप है वो इस नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नेफ्रॉन का ओनली सिंगल पार्ट ही ये सारी चीजें करवा रहा है। डिफरेंट पार्ट्स में क्या होती है, ये सारी चीजें होती हैं जो भी हमने यहाँ पे 3 स्टेप देखे। तो सबसे पहले यहाँ पे ओनली मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी भी मैंने आपको कहा और हमने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था इसको, कि हमारे पास देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या नाम है, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी का मतलब क्या है, वो आर्टरी जो हमारी किडनी के साथ एसोसिएटेड है। तो रेनल आर्टरी से ब्लड किस में आता है, एफरेंट आर्टरियोल में आता है। और एफरेंट आर्टरियोल देखिए यहाँ पे कहाँ जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये जा रहा है तो नेफ्रॉन के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने टफ्ट बना दिया ना कैपिलरीज का, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर, या बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, या ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं सिंपल। तो ये एफरेंट आर्टरियोल, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये ब्लड को अंदर लेकर आ रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे कुछ ब्लड अंदर आ गया। अब जब इस ग्लोमेरुलस कैपिलरी के पास यहाँ पे ब्लड आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी मैंने आपको बताया कि इस ग्लोमेरुलस को बाहर से कौन कवर करता है, इसको कवर करता है, क्या नाम है इसका, बॉमेन कैप्सूल, जिसके पास डबल वॉल होती है, नजर आ रही है, डबल वॉल। तो बॉमेन कैप्सूल्स क्या है, डबल वॉल स्ट्रक्चर है जो इस ग्लोमेरुलस कैपिलरी को यहाँ पे कवर कर रहा है। अब ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, जो भी ब्लड यहाँ पर आया था, ब्लड क्या हो गया, फिल्टर हो गया। तो पहला स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन कौन करवा रहा है, ग्लोमेरुलस करवा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ब्लड फिल्टर हो रहा था ना, यहाँ पे ब्लड भी तो आया था, कुछ ब्लड फिल्टर हुआ और कुछ ब्लड रह गया, वो फिल्टर नहीं हो पाया। तो जो ब्लड फिल्टर नहीं होता वो वापस चला जाता है, वो किडनी से बाहर आ जाता है। सॉरी, किडनी से बाहर नहीं आता, ये सॉरी, ग्लोमेरुलस से मतलब यहाँ पे जो अंदर एंटर हुआ था ये आपके उधर बाहर आ गया। तो जिसके थ्रू वो बाहर आया है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट। तो इफरेंट क्या हो रहा है, ब्लड को बाहर लेकर आ रहा है, एफरेंट ब्लड को अंदर लेकर आ रहा है इनसाइड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से बाहर कौन लेके जाता है, इफरेंट, और ग्लोमेरुलस के अंदर कौन लेके आता है, एफरेंट।
एफरेंट आर्ट्रियोल। तो पहला स्टेप हमारे पास है फिल्ट्रेशन का, जो हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ब्लड हमारा फिल्टर हो गया है, जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो। तो जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है तो जो चीज यहाँ पे बनती है ना, उसको हम यहाँ पे फिल्टर नहीं बोलते, मतलब ब्लड फिल्टर होने के बाद जो यहाँ पर आ गया उसको हम नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट क्या है? जो ब्लड यहाँ पे फिल्टर हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जब हमारा ब्लड फिल्टर हुआ था तो ब्लड फिल्टर होते होते वहां पे क्या क्या चीजें फिल्टर हो गई थी? प्लाज्मा फिल्टर हो गया था, बहुत सारे आयंस फिल्टर हो गए थे, बहुत सारी प्रोटीन फिल्टर हो गई थी। अब प्लीज आप सबको पता होना चाहिए ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा, ये पोर्शन हम कर चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें देखिए। अब ब्लड के अंदर और क्या चीजें प्रेजेंट थी? ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट था, उसी को तो हमें बाहर निकालना था इस ब्लड से। लेकिन जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ तो फिल्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ कि वो चीजें भी यहाँ पे फिल्टर हो गई जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी थी। जैसे मान लो प्रोटीन हो गया और ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज प्रोटीन तो हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही थी तो फिल्टर होते टाइम ये सारी चीजें भी फिल्टर होगी। तो अब ये बोलता है कि नहीं नहीं, इसको अब मैं ना दोबारा वापस ले लेता हूँ। तो सेकेंड स्टेप क्या आ गया था? सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो चीजें गलती से फिल्टर हो गई थी उनको हम दोबारा क्या कर रहे हैं? दोबारा हम रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं, रीएब्सॉर्ब। तो सेकेंड स्टेप आता है यूरिन फॉर्मेशन का, रीएब्सॉर्प्शन। पहला स्टेप है ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप है कि फिल्टर होते टाइम बहुत सारी हमारी बॉडी के लिए जो अच्छी चीजें थी वो भी फिल्टर हो गई। अब उसको हमने दोबारा ले लिया, रीएब्सॉर्प्शन कर लिया। अब रीएब्सॉर्ब यहाँ पे करने में हेल्प कौन करता है? तो ये जो इफरेंट आर्टरियोल होता है ना, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये पूरा ऐसे पूरे नेफ्रॉन के आसपास का जाल सा बनाता है कैपिलरीज का, जिसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अगर आपको नहीं याद है, एक बार मैं यहाँ पे आपको दोबारा डायग्राम दिखा देती हूँ। ये वाला डायग्राम प्लीज सब दोबारा ध्यान से देख लो। ये वाला जो ब्राउन वाला है ये तो नेफ्रॉन है। ये देखिए इस किडनी के बाहर, मतलब ये वाला देखिए एफरेंट आर्टरियोल देखो अंदर जा रहा है और इफरेंट आर्टरियोल देखो बाहर आ रहा है। ये बाहर आने के बाद ये दिख रहा है आपको, ये देखो पीसीटी हो गया, हेलने लूप हो गया और ये डीसीटी हो गया। पूरे देखो इसने यहाँ पे देखो ये पूरा नेटवर्क बना दिया है अराउंड द नेफ्रॉन। तो इनको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो फिल्ट्रेशन तो यहाँ पे हुआ था। उसके बाद ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ये क्या करती है? रीअब्सॉर्ब कर लेती है वो, मतलब वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी थी बट वो गलती से यहाँ पे फिल्टर हो गई थी। इसके बाद तो सेकेंड स्टेप आ गया हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन। अब थर्ड स्टेप आता है सिक्रीशन का। अब सिक्रीशन में क्या होता है? अब ये कहता है कि जब ये ब्लड वापस गया तो कई बार क्या होता है, या जो हमारे ब्लड है जैसे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसमें बहुत सारी चीजें वेस्ट रह गई है। जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बारी आई थी, ब्लड फिल्टर होने के लिए आया था, तो ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट ऐसे थे जो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाए। तो यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट रह चुका है उनको हम दोबारा इधर इसके अंदर डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं सिक्रीशन। तो पहला स्टेप फिल्ट्रेशन है, सेकंड रीअब्सॉर्प्शन है, जो गलती से मतलब चीजें फिल्टर हो गई थी उनको ले लो, और जो गलती से गंद रह गया था हमारे पास, वेस्ट रह गया था ब्लड के अंदर, उनको दोबारा इसको दे दो, जिसको बोलते हैं सिक्रीशन। एंड लास्ट स्टेप होता है एक्सक्रीशन, कि अब यूरिन को पास कर दो, यूरिन बन चुका है उसको पास कर दो। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही जनरल और बेसिक चीज बताई है कि यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर तीन इवेंट होते हैं। सबसे पहला फिल्ट्रेशन है, सेकंड रीअब्सॉर्प्शन है, थर्ड सिक्रीशन है और लास्ट एक्सक्रीशन है। अब यहाँ पर मैं आपको इसी का ही डिटेल वर्जन बताऊंगी। आप देखो यहाँ पर भी सारी चीजें देख सकते हो दोबारा अगर आप देखना चाहो तो, कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप फिल्ट्रेशन है। एफरेंट आर्टरियोल देखो ब्लड को अंदर लेकर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस के पास क्या होता है, ब्लड फिल्टर हुआ और कुछ ब्लड क्या हो रहा है, दोबारा वापस जा रहा है। अब ब्लड फिल्टर हो गया यहाँ पे, तो ये पहला सा फिल्ट्रेशन है। सेकंड क्या है कि जो ये फिल्टर हुआ था यहाँ से कुछ चीजें क्या हो जाती है, रीअब्सॉर्ब, सॉल्यूट इन वाटर रीअब्सॉर्ब हो गए हैं। और इसके बाद कुछ चीजें क्या होती है, एडिशनल वेस्ट जो रह जाता है हमारे ब्लड के अंदर
हम उसको दोबारा सिक्रेट कर देते हैं। लास्ट स्टेप आता है सिक्रेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको एक जनरल आइडिया लग चुका है। अब आपको कुछ भी यहाँ पे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम, ये पूरा का पूरा डायग्राम हमें यूरिन फॉर्मेशन के बारे में ही बताता है। अब अगेन थोड़ा सा इस डायग्राम को आप प्लीज डिटेल में देखिए। सबसे पहले अगेन मैं आपको नेफ्रॉन के यहाँ पे पार्ट के बारे में दोबारा बता देती हूँ अगर आप भूल गए हो। यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट क्या है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये देखिए एफरेंट आर्टरियोल आ रहा है और इस अंदर जा रहा है देखिए, और यहाँ पे उसने टफ्ट बना दिया ना कैपिलरी का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस और इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी। इसके बाद ये जो बाहर जा रहा है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। अब एफरेंट आर्टरियोल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे, चलो इसको बाद में देखते हैं। अब इसके बाद ये वाला, इस ग्लोमेरुलस को बाहर से यहाँ पे डबल वॉल का स्ट्रक्चर इसको कवर कर रहा है। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट इसे बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। इसके बाद यहाँ पे देखिए इलांगेटेड ट्यूब राइज हो रही है, ट्यूबलर पार्ट। इस ट्यूबलर पार्ट को बोलते हैं पीसीटी। व्हाट इज पीसीटी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पीसीटी के बाद एक यू शेप का स्ट्रक्चर आता है। इस यू शेप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं, एक मिनट, इसको हम कहते हैं हेनले लूप। इसको हम कहते हैं हेनले लूप। ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का और ये असेंडिंग लिम्ब है। इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आता है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड लास्ट में आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये जितने भी पार्ट हमने नेफ्रॉन के किए, इसके यहीं पे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन का है। और हम सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे अब प्लीज वन बाय वन सारी बातों को ध्यान से सुनना। जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, ये ब्लड को किसको दे रहा है, यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस को दे रहा है। ठीक है, ये काम करते हैं, मैं आपको एक पहले वाला डायग्राम दिखा देती हूँ सिंपल, उसके बाद नहीं चलो कोई ना, पहले यहीं पे बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके आ रहा है अंदर, और यहाँ पे टफ्ट बना दिया कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे जो ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या करता है, यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करता है। क्या करता है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो ब्लड फिल्टर हो गया वो इधर आ जाता है। क्या नाम है इस कैविटी का, इसका नाम है बाउमेन कैप्सूल। लेकिन कुछ ब्लड फिल्टर नहीं हुआ, वो दोबारा वापस चला गया इस एफरेंट आर्टरियोल के अंदर। तो हमारे पास डेटा हमें क्या बताता है कि 1100 से लेके 1200 ml ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है नेफ्रॉन से या मतलब किडनी से पर मिनट। तो 1 मिनट में ये हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलस है, एक नेफ्रॉन का, वो कितना ब्लड यहाँ पे फिल्टर होने के लिए आता है, 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर। अब मुझे नहीं पता आपको कितना याद है, लेकिन जब हमने आपको बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर किया था, तो आपको याद है वहां पे हमारे पास कितना स्ट्रोक वॉल्यूम आया था पर मिनट। अब व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी मुझे डाउट है कि आप लोग भूल गए होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक सिंपल, इसको मैं व्हाइट पेपर ही क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हार्ट बना रही हूँ, तो आप सबको पता है हमारे अपर चैम्बर ऑरिकल्स होते हैं और लोअर चैम्बर हमारे पास वेंट्रिकल होता है। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम था कि जो हमारा हार्ट है, ये स्पेसिफिकली बोले हम तो हार्ट का
वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप आउट करता है। वेंट्रिकल का काम ही होता है ब्लड को पंप करना। तो ये जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप आउट करते हैं एट ईच कार्डिक साइकिल, जब एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये कितना था, सबको याद है कितना था, बोलिए कितना ब्लड हमारा वेंट्रिकल पंप आउट करता है वन कार्डिक साइकिल टाइम पे? वो करता है 70 ml। एमएम नहीं है परिणीति, ml, मिलीमीटर तो बहुत कम हो गया है। 70 ml जो ब्लड है हमारा जो वेंट्रिकल है एक कार्डिक साइकिल में मतलब पंप आउट करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 मिनट की, प्लीज ध्यान से सुनना सारी बातों को, 1 मिनट के अंदर कितने कार्डिक साइकिल कंप्लीट होते हैं? ऐसे तो हम कहते हैं कि 70 से 75 होते हैं, बट एवरेज हम चलो 72 ले लेते हैं कि एक मिनट में 72 कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर 72 कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं और एक कार्डिक साइकिल में हमारा वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप आउट करता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि पूरे 1 मिनट के अंदर हमारे वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे? 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम था और एक मिनट में कितने कार्डिक साइकिल हो रहे हैं? तो 70 से 75 होते हैं। नॉर्मल चलो हम 72 ले लेते हैं, या 70 भी ले सकते हो आप, वो वेरी करता है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखिए। अगर हम 70 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? तो 72 सीधा ये हो सकता है 14 1 10, ये आ जाएगा हमारे पास 5040 कितना ml, और हम बात करें तो 5 लीटर। तो एक मिनट के अंदर कितना स्ट्रोक वॉल्यूम आता है? आप अप्रोक्सीमेटली इसको 500 ml मान लो कि जो हमारा जो वेंट्रिकल है वो एक मिनट में 5000 ml ब्लड को पंप आउट करता है। तो अगर हमारे हार्ट ने 5000 ml ब्लड का पंप आउट किया तो इसका पांचों हिस्सा 1/5 हमारा किडनी क्या करती है? हमने अभी डेटा क्या पढ़ा था, जब जो मैंने आपको बताया था कि 1100 से लेके 1200 ml क्या करती है, जो हमारी किडनी क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है ब्लड को पर मिनट के अंदर। फिल्टर कर रही है किसको? ब्लड को पर मिनट। समझ आ रही है लाइनें कि नहीं आ रही है? कि हमारा हार्ट एक मिनट के अंदर 5000 ml स्ट्रोक वॉल्यूम दे रहा है, जिसमें से मतलब 1100 से 1200 आप सिंपल 1000 ही मान लो कि इतना ब्लड हमारी किडनी क्या करती है? फिल्टर करने के लिए, मतलब फिल्टर कर देती है एक मिनट में। तो जितना हमारी हार्ट ने इसको पंप आउट किया उसका 1/5 तो हो गया ना। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं निकल गई वाली बात? बोलिए कि ग्लोमेरुलस के पास जब ब्लड फिल्टर होने के लिए आया तो उसमें वहां पे कितना ब्लड वहां पे फिल्टर हुआ? 1100 to 1200 ml। यहाँ पे बोलिए समझ आया कि नहीं आया? ये दोबारा बताऊं? समझ आ गया मैम। अगर आप यहाँ पे लाइन को रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो कौन कैरिड आउट करता है? बाय द ग्लोमेरुलस, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute। तो एक मिनट में, पर मिनट में हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है? 1100 से 1200 ml, which constitute roughly 1/5 of blood pumped out by each ventricle of heart in a minute। एक मिनट के अंदर जितना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उसका 1/5 हमारी किडनी उसको फिल्टर कर देती है। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी।
सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास इधर फिल्ट्रेशन का ही था। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है, इसके अंदर जब ब्लड आता है तो ब्लड क्या क्रिएट करता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है, जो क्या करवाता है, फिल्ट्रेशन करवाता है ब्लड का 3 लेयर के थ्रू। अब ये 3 लेयर कौन कौन सी है, एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की, एपिथीलियम है बॉमिंग कैप्सूल्स की, एंड बेस एंड मेम्ब्रेन है बिटवीन द 2 लेयर। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, लेकिन प्लीज आप भी साथ में मेरे साथ ड्रॉ करना। अभी जो चीजें मैं ड्रॉ करूंगी तो प्लीज उसको भी आपको साथ में ड्रॉ करना है। तो प्लीज आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये वाला एक डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास ये वाला ये एफरेंट आर्टरियोल आ रहा है। कौन आ रहा है, क्या नाम है इसका, एफरेंट आर्टरियोल, जो ब्लड को लेकर आ रहा है और आगे जाके क्या बनाता है, यहाँ पे उसने ऐसे टफ्ट बना दिया कैपिलरीज का। चलो कुछ वैसे बस मैंने यहाँ पे नेटवर्क दिखा दिया। और यहीं से ही सेम टाइम पे हम क्या देखते हैं कि एक कैपिलरी बाहर आ रही है ब्लड को लेकर, ये कुछ ज्यादा ही वो बन गई है थोड़ी सी, तो जो ब्लड को अंदर लेकर जा रही है वो एफरेंट आर्टरियोल है, जो ब्लड को बाहर लेकर जा रही है वो इफरेंट आर्टरियोल है। अब ये देखिए, ये जो टफ्ट मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ना, इस ग्लोमेरुलस को बाहर से कोई कवर करता है। कैसे कवर करता है, इसको यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से। ये देखिए हमारे पास डबल वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इन दोनों को, इसको ये ब्लू वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है इसको बोलते हैं बाउमिंग कैप्सूल्स, जो किसको कवर कर रहा है, इस ग्लोमेरुलस को कवर कर रहा है। इसके बाद ये वाला ओनली ये डबल वॉल, ये बाउमिंग कैप्सूल्स है। इसके बाद ये जो आगे जो मैं ट्यूब बना रही हूँ आगे, ये हमारे पास पीसीटी है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब ये हमारा जो बाउमिंग कैप्सूल्स होता है ना, इस बाउमिंग कैप्सूल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं, जो इस तरीके से मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। इन टिश्यू को बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, या आप सिंपल बोल सकते हो स्क्वामस एपिथेलियल सेल। जब आप एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर करोगे उस टाइम पे आप इसको काफी डिटेल के अंदर करने वाले हो। फिर मतलब स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, एक बहुत पतली सी वो होती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बाउमिंग कैप्सूल है, उनके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से मैं दिखा रही हूँ ये हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियम है, जो कहाँ प्रेजेंट है, इन द बाउमिंग कैप्सूल। ठीक है, बस इतना ही दिखा रही हूँ। ऐसे ही हमारे पास ये जो सेल होते हैं ना आगे पीसीटी में भी प्रेजेंट होता है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी बस ओनली मुझे आपको यही दिखाना है, इतना सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड आया था इधर एफरेंट आर्टरियोल से, ब्लड आता है यहाँ पे और इधर आके देखिए फिल्टर हो रहा है। जब ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो गया, अब देखो ब्लड फिल्टर कैसे हुआ, जो ग्लोमेरुलस है हमारे पास, ये इसके पास क्या होती है, कैपिलरीज होती है ना, ये तो कैपिलरी ही है, तो यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ पे ये ब्लड क्या हो गया, फिल्टर हो गया। तो जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर होने के बाद हमें यहाँ पे जो मिला ना इस बाउमिंग कैप्सूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड फिल्टर होने के बाद हमें यहाँ पे कितना कंटेंट मिला है, समझ आ रहा है आपको, तो इसको हम बोल देते हैं फिल्ट्रेट।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एफरेंट आर्टरी अंदर लेके आ रहा है, और इसी स्टेप को बोलते हैं, जब ब्लड हमारा फिल्टर होता है ना स्टेप को, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास एक नई टर्म यहाँ पे देखने को हमें सुनने को मिलेगी, उसको भी करवाई देती हूँ, इससे आपको इंपॉर्टेंट ये क्योंकि वो है GFR। व्हाट इज GFR? GFR की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड R फॉर रेट। क्या है GFR? क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अभी GFR हमें क्या बताता है कि जब यहाँ पे फिल्ट्रेट बना, ब्लड फिल्टर हुआ, कितना फिल्ट्रेट बना, ये तो हमने बता दिया कि इस किडनी के पास 1100 से लेके 1200 ml तक ब्लड आ रहा है, किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। लेकिन फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया इतने ब्लड ने, पर कितना फिल्टर हुआ उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। सारा फिल्टर नहीं होता है, जितना आता है उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे फिल्टर हो पाता है, समझना इस बात को। तो GFR क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय किडनी ईच मिनट। क्या मैंने कहा? दोबारा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप प्लीज इसको नोट कर लेना। GFR को आगे मैं इसे बता दूंगी, बट GFR क्या है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो, बाय किडनी, प्रोड्यूस्ड बाय किडनी इन ईच मिनट। हर एक मिनट में कितना अमाउंट फिल्ट्रेट का यहाँ पे बन रहा है हर एक किडनी में। तो जब हमने स्टडी किया तो हमें यहाँ पे कितना फिल्ट्रेट मिला? हमें यहाँ पे मिलता है, कितना मिलता है प्लीज नोट कीजिए, हमें मिलता है 125 ml तो 125 ml मिलता है हमें। सोचो 1100 से लेके 1200 ml तक ब्लड आया था, बट इसमें से भी यहाँ पे कितना फिल्ट्रेट हमें मिलता है? 125 ml। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा सा आपको यहाँ पे और चीजें बतानी है, उसको भी प्लीज आप ध्यान से सुनना। आई होप आपको अच्छा इतना समझ में आ गया है, GFR भी समझ में आ गया है। GFR क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कितना अमाउंट फिल्ट्रेट का प्रोड्यूस होता है बाय द किडनी इन ईच मिनट, एक मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। बताइए, समझ आ गया? नोट भी कर लिया आप लोगों ने? तो यहाँ पे अब एक चीज को आप अब यहाँ पे और ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं अब इसको बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ ताकि जल्दी से, एक मिनट, अब यहाँ पे जो ये वाला है ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल, और यहाँ पे ये जो बना रही हूँ ये है इफरेंट आर्टरियोल, और ये जो मैंने ओनली जस्ट ओनली सिंपल यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ग्लोमेरुलस दिखाया है। और इस ग्लोमेरुलस को कौन कवर करता है? अभी काफी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको कवर करता है बाउमिन कैप्सूल्स। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी कि हो जाए।
चलो हो ही गया है थोड़ा बहुत तो। आप भी प्लीज साथ साथ में नोट कर लीजिए मेरे, आपके लिए बहुत इजी रह जाएगा। अभी जो ग्रीन वाला पोर्शन ये मैंने बनाया है बाउमिंग कैप्सूल। तो यहाँ पे मैं इसको लेबल कर देती हूँ, ये ग्लोमेरुलस है और बीच में आप कुछ यहाँ पे एक स्पेस देख पा रहे हो, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर पिंक से वो कर रही हूँ। इस स्पेस को बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये तो आप लोगों को पता ही है, काफी देर से मैं बात कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये बाउमिंग कैप्सूल है। लेकिन यहाँ पे जो मैं ये कहाँ गया, एक मिनट सॉरी, थोड़ी सी शायद मुझसे गलती हो गई है, चलो कोई ना। यहाँ पे ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, इस ब्लू वाले का नाम है पोडोसाइट। और ये यहाँ पे जो साथ में मैंने ये इनको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, ये ऐसे प्रॉपर सेल है। तो ये जो सेल है इनको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर। और ये जो मेरे पास ग्लोमेरुलस है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम मेम्ब्रेन। और उसकी बात आपको पता है, यहाँ पे आएगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, से थोड़ा सा मुझसे ना गलत हो गया है यहाँ पे डायग्राम, बट चलो कोई ना, मैं आपको समझा दूंगी इसमें भी। ये यहाँ पे ना एक ही वो आना था यहाँ पे, चलो इसको मैं एक ही वो वाला पोर्शन कर देती हूँ। ये जो ब्लैक वाला है, नहीं नहीं, जो जिसको मैंने यहाँ पे ये ना पूरा ये येलो कलर से वो किया है ना, ये पूरी, ये हमारे पास पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसको प्लीज आप ठीक कर दो। ये पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो हमारा ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट आए फिल्टर होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो मुझे आपको चीजें बतानी थी मेम्ब्रेन के बारे में, कि ये जो ग्लोमेरुलस है इसकी अपनी जो मेम्ब्रेन है ब्लड कैपिलरी, ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल यहाँ प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर। किसके अंदर होती है, ग्लोमेरुलस के अंदर। ये भी ऐसे एपिथेलियल लेयर ही होती है। इसके बाद ये जो येलो कलर वाली है ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंसेस। और यहाँ पे ये आपको ये नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर वाले उनको बोलते हैं पोडोसाइट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये जो बाउमिंग कैप्सूल होता है ना, बाउमिंग कैप्सूल्स में क्या होते हैं, यहाँ पे ये बीच बीच में पोडोसाइट नजर होता है, पोडोसाइट प्रेजेंट होता है। और पोडोसाइट प्रेजेंट होने की वजह से इस पूरी मेम्ब्रेन में, आप प्लीज इसको समझना, जहां जहां मैं यहाँ पे रेड कलर का मार्क कर, यहाँ पे पोर क्रिएट हो गया है। अब पोर क्रिएट करने की वजह, पोर होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा है वो ब्लड इजिली यहाँ से इधर आ सकता है
तो पोडोसाइट बीच बीच में प्रेजेंट है और इन्होंने यहाँ पे बीच में स्पेस क्रिएट कर दिया है। तो पोडोसाइट किसका पार्ट होता है? हमारे पास बॉम्बिंग कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बीच में क्या करते हैं, जो बीच में पोर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो सके, ब्लड फिल्टर हो सके। और इस बॉम्बिंग कैप्सूल्स में कौन सी एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट होती है। अगर आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे अभी तो अब आपको शायद समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट सॉरी, ये देखिए क्या लिखा है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है? 3 लेयर के थ्रू होता है। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहले लेयर है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम किसकी है? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की। उसके बाद एपिथेलियम लेयर किसकी है? बॉम्बिंग कैप्सूल्स की। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है बिटवीन दिस 2 लेयर। तो 2 लेयर के बीच में आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको पढ़िए, वो क्या बोल रहा है कि जो बॉम्बिंग कैप्सूल की जो एपिथेलियम लेयर है, एपिथेलियम सेल जो है बॉम्बिंग कैप्सूल्स के, उनको बोलते हैं पोडोसाइट। और पोडोसाइट किस तरीके से अरेंज होते हैं? इंट्रिकेट मैनर में, ताकि वो कुछ क्या कर सके, so as to leave some minor space called filtration slit और the slit pore, जो आपने वो हमें यहाँ पे इस तरीके से बनाए थे। तो बीच बीच में ये पोर नजर आ रहे हैं आपको, इन्हीं पोर को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट और इनको बोलते हैं स्लिट पोर, जिसकी हेल्प से क्या हो सके, इजीली यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो सके। तो ब्लड फिल्टर होता है so finely through this membrane, इन मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड पास हो रहा है, that almost all the constituent of plasma except the protein pass on to the lumen of the bombing capsules। अब आप सबको पता है कि ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो प्रोटीन है इसका साइज काफी बड़ा होता है। आप सबको पता है इट इज अ मैक्रोमोलेक्यूल। तो मैक्रोमोलेक्यूल होने की वजह से प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाती है, बाकी ब्लड के जितने भी बाकी पार्ट है वो सारे फिल्टर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा का जितना पोर्शन होता है 55% हमने कहा था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, वो सारा फिल्टर हो जाता है, लेकिन प्रोटीन नहीं होती है। और कहाँ पे फिल्टर हो गए हैं? ल्यूमन ऑफ द बॉम्बिंग कैप्सूल। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हमने इसको सिंपल फिल्ट्रेशन क्यों नहीं बोला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा? क्योंकि आप देख रहे हो जैसे हमारे पास फिल्ट्रेशन होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास ओनली सिंगल फिल्टर लगा होता, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन के थ्रू, एक फिल्टर ये, एक फिल्टर ये, एक फिल्टर ये, 3 फिल्टर के थ्रू इसको जाना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो। आगे उन्होंने क्या क्या ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कितना अमाउंट फिल्ट्रेट का बना, किडनी ने पर मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना, उसको बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हम कहते हैं कि जो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसका जीएफआर कितना होता है? 125 ml होता है पर मिनट। 1 मिनट के अंदर जीएफआर कितना होगा? 125 ml होगा पर मिनट। अब सोचो 1 मिनट के अंदर है कितना? 125 ml। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सबको पता है 24 आवर। तो 24 आवर्स के अंदर कितने मिनट होंगे? आप कैलकुलेट करके देख लो, और अगर आप निकालोगे तो हमें ये पता चलेगा कि 180 लीटर पर डे जीएफआर बनता है। मैं आपको यहाँ पे क्या चीज बताना चाह रही हूँ, प्लीज इसको ध्यान से समझना, कि वो कह रहे हैं कि ब्लड फिल्टर मतलब कितना फिल्ट्रेट बनता है? 125 ml बन रहा है पर मिनट में, 125 ml। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो ये कह रहे हैं कि एक दिन का 180 लीटर बनेगा। जो हम बिस्लेरी की बोतल लेते हैं मार्केट से, वो 1 लीटर की बोतल होती है, आपने देखा ही होगा। तो सोचो हार्डली आपको क्या लगता है कि एक दिन में हम कितना यूरिन पास करते होंगे? 2 लीटर। जो बिस्लेरी की बोतल आप देखते हो, हद उस जैसी बोतल को हम 2 बोतल एक्सक्रीट करते होंगे ना यूरिन, इतना यूरिन पास करते होंगे। या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 लीटर मान लो। एक बड़े वाली जो कोई भी मतलब आप कोक वगैरह की बोतल ले लो, या बिस्लेरी जैसे आप 3 बोतल ले लो 1 लीटर वाली, तो क्या आपको लगता है कि हम मतलब चलो मैक्सिमम उतना ही यूरिन पास आउट कर पाते हैं? तो 180 लीटर मतलब बिस्लेरी की जैसे 180 बोतल, आपको लगता है कि हम इतना यूरिन पास करते हैं एक दिन में? ये कह रहे हैं कि हमारी
किडनी ने इतना जीएफआर बना दिया, इतना ब्लड फिल्टर कर दिया, फिल्ट्रेट 125 ml पर मिनट, मतलब पूरे दिन का 180 लीटर। बताइए क्या आपको लगता है पूरे दिन भर में 180 लीटर हम यूरिन पास करते हैं? बोलिए, आपको डेटा समझ में आया है कि नहीं आया है, ये भी बता दो। बोलिए अमनजोत, दिव्यम, परिणीति। मैं कह रही हूँ कि जो हम मार्केट से पानी की बोतल लेते हैं ना, बिस्लेरी की वगैरह की, वो 1 लीटर की बोतल होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या उसके जैसी 180, मतलब अगर आप 180 बोतल ले आओ घर पे, आपको लगता है कि हम उतना यूरिन एक दिन में पास आउट करते हैं 180 लीटर? लेकिन डेटा तो हमें यही बता रहा है। तुम अच्छा है, 180 लीटर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो बिस्लेरी की बॉटल सबने देखी है 1-1 लीटर वाली, कितना लीटर हम, मतलब कितनी, अगर हम उन बॉटल को देखें तो क्या लगता है कि कितनी बॉटल हम बाहर निकालते होंगे, कितना यूरिन हम पास आउट करते हैं, ये बताइए। उसकी जितनी कितनी बॉटल हम फिल कर सकते हैं अगर हम अपना यूरिन कलेक्ट करने लग जाए तो बताइए मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम बता दो आप। बोलिए। अच्छा 4 बॉटल मैक्सिमम, चलो ठीक है, चलो आपने कह दिया 4 बॉटल आपको मैक्सिमम लग रही है। इसका मतलब क्या है कि 176 लीटर पानी फिर कहाँ गया? सॉरी पानी नहीं, सॉरी फिल्ट्रेट। अगर हम कह रहे हैं कि जो वहां पे फिल्ट्रेट बन रहा है, मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखा दूं, कहाँ गया, ये वाला दिखा दो। अगर मैं आपको ये वाला इधर डायग्राम दिखाऊं, एक मिनट, तो ये कह रहे हैं कि जो ये यहाँ पे आ रहा है ना इधर, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है, कि यहाँ पर 180 लीटर बनता है पूरे दिन का फिल्ट्रेट, और पर मिनट बनता है 125 लीटर, सॉरी 125 ml। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पर आया, वो सारा फिल्ट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करता है, उसमें से 99.9% दोबारा क्या कर लेती है हमारी बॉडी, रीअब्सॉर्ब कर लेती है। जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पे बन रहा है, सबसे पहला स्टेप ही फिल्ट्रेशन का है, इसीलिए सेकंड स्टेप क्या था, यूरिन फॉर्मेशन का, रीअब्सॉर्प्शन। कि जो हमने फिल्टर किया उसको हम दोबारा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो ये पीसीटी देख पा रहे हो कि देखो इस इस ग्लोमेरुलस के पास देखो यूरिन आया, फिल्ट्रेट आया, और इस पीसीटी में जाके देखिए, पीसीटी होता है नेक्स्ट पार्ट, ये देखिए देखो ग्लूकोज देखो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। जो भी चीजें यहाँ पे फिल्ट्रेट बनी वो दोबारा हमारे ब्लड के अंदर जा रही है, जिसको बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। और यहाँ पे देखिए पानी भी दोबारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तभी तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आई थी। समझ पा रहे हो? तो जितना भी फिल्ट्रेट बना, आप ये समझ लो कि 99.9% दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, दोबारा हमारे नेफ्रॉन उसको रीअब्सॉर्ब कर देते हैं। आई होप आपको ये बात मुझे समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास फिल्ट्रेट मतलब पर मिनट का 125 ml बन रहा है और एक दिन का बन रहा है हमारे पास डेटा 180 लीटर का, तो इतना यूरिन तो हम पास आउट करते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी किडनी उसको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेती है, नेफ्रॉन का कुछ पोर्शन उसको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जीएफआर इतना ही होना चाहिए, भले ही हम उतना एक्सक्रीट ना करें, लेकिन जीएफआर एक हेल्थी पर्सन का 125 ml ही होना चाहिए। और जो हमारी किडनी है, किडनी ने एक स्पेशल मैकेनिज्म बिल्ड करके रखा है अपने अंदर, ताकि वो जीएफआर को मेंटेन कर सके। जीएफआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर जीएफआर डाउन चला जाए ना तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी का नॉर्मल बीपी इतना है, वो उतना होना चाहिए, उस तरीके से जो जीएफआर है, नॉर्मल रेट जो है, ये 125 ml ही होना चाहिए पर मिनट। तो किडनी ने क्या किया है, किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ
रूलर फिल्ट्रेशन रेट। इसने हमारी किडनी ने जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म बिल्ड किया हुआ है, और एक जो सबसे एफिशिएंट मैकेनिज्म है उसका नाम है JGA, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब मैं आपको ये चीज बता दूं, अभी यहाँ पर ये जो भी लाइनें आ रही है अभी मैं आपको उसको बता नहीं पाऊंगी, मतलब इतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन चैप्टर के एंड तक आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा बता देती हूँ, समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो जब मैं आपको हॉर्मोन्स वाला पार्ट करवाऊंगी वहां पे ये आपका डन हो जाएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि जितना का मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म क्या है, JGA है। व्हाट इज JGA? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब होता क्या है, आप यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम देखिए, थोड़ा सा इधर मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो हमारा देखिए ये वाला पोर्शन, ये एफरेंट आर्टरियोल, एक इसमें से एफरेंट होगा एक इफरेंट होगा, सबको पता है आपको। और यहाँ पे ये तो ग्लोमेरुलस है, उसके बाद देखो ये PCT, उसके बाद हेनले लूप, और यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन ये DCT। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये वाला जो जंक्शन है ना, ये वाला जिसको हाईलाइट किया गया है ये पॉइंट करके, यही JGA है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये JJ किस से बनता है? जो हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल है, जो हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल है, जब वो यहाँ पे कहाँ पे आके मीट कर रहा है, हमारे आर्टरियोल पे आके मीट कर रहा है, और यहाँ पे एक फॉक बना रहा है, इसी को बोलते हैं JG। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे इस डिस्टल ट्यूब्यूल के सेल दिखा दिए जिसके पास मैक्युलर डेंसा सेल होते हैं, और यहाँ पे देखो ये एफरेंट आर्टरियोल है, देखो ये इफरेंट है। तो जहां पे एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल इसके बीच में देखो ये फॉक बन रहा है, यहीं पे ही डिस्टल ट्यूब्यूल क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब तो इसी को ही बोलते हैं JGA एपरेटस, मतलब JG जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। देखो ये क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सेल एंड स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर सेल। मतलब ये JG क्या होता है, पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट है? जहां पर DCT डिस्टल ट्यूब्यूल, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पास थ्रू द फॉक। जब ये DCT किसको पास कर रहा है, फॉक को पास कर रहा है, और ये फॉक किसने बनाया है, बाय द एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल ऑफ द सेम नेफ्रॉन। तो यहाँ पे ये एफरेंट और इफरेंट ने जो फॉक बनाया है, और जब इस फॉक को कौन पास कर रहा है, ये DCT पास कर रहा है, इसको बोलते हैं JGA। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल 125 ml है पर मिनट, क्या चीज, GFR, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब मान लेते हैं कि GFR क्या हो गया है, डाउन हो गया, किसी न किसी रीजन की वजह से हमारा जो GFR है वो 125 ml से डाउन हो गया। तो जैसे ही डाउन होता है, ये हमारा जो JG एपरेटस होता है ना, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है रेनिन। और रेनिन क्या करता है, रेनिन को काम दे दिया जाता है कि आप बॉडी में एडजस्टमेंट करो, इस GFR को नॉर्मल इस पोजीशन पर लेकर आओ। अब इस रेनिन का पूरा मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये GFR को नॉर्मल करता है, मतलब घट गया था ना, देखो GFR का डाउन चला गया, मान लेते हैं 100 हो गया, 110 हो गया, तो उस टाइम पे हमारा ये जो JG एपरेटस है, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये क्या रिलीज करता है, हार्मोन रेनिन रिलीज करता है, जो GFR को नॉर्मल लेकर आता है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या मैकेनिज्म है, वो हम आने वाली 2-3 क्लासों में करेंगे, आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। बस आप इतना समझ लो, जो लास्ट टाइम जितना मुझे लग रहा था कि मुझे आपको बतानी चाहिए, कि यहाँ पे ये जो मतलब मैकेनिज्म है जो इस GFR को मेंटेन करने का काम करता है, उसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो JG क्या होता है, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, जो किस से बनता है, सेल की मॉडिफिकेशन से बनता है इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्टरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। जहां पर एफरेंट आर्टरियोल इस DCT से मिलता है, वहां पे कौन सा रीजन बन जाता है, JG। जैसे ही फॉल होता है GFR के अंदर,
मतलब जो अगर हमारे पास 125 ml से डाउन चला गया है GFR, तो कौन एक्टिवेट हो जाते हैं? जेजी सेल, मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, और वो क्या रिलीज करते हैं? रेनिन रिलीज करते हैं, जो बाद में स्टिमुलेट करते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, देयरबाय GFR बैक टू नॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि वो उसको बढ़ाने का काम करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो प्लीज कोई बात नहीं, बाद में करवा दूंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप था फिल्ट्रेशन का। सेकंड स्टेप मैंने बताया कि रीअब्जॉर्प्शन का है। जो भी चीजें यहाँ पे फिल्टर हुई थी 99% क्या होती है, दोबारा हमारी ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है सब कुछ रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ग्लूकोज अब्जॉर्ब कर लिया, अमाइनो एसिड, सोडियम, वाटर, सब कुछ रीअब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, देखो देखो पीसीटी में भी रीअब्जॉर्ब हुआ है, हेलेन लूप में भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, साथ में बाइकार्बोनेट हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, सब कुछ यहाँ पे चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। सेकंड लास्ट स्टेप आता है सिक्रीशन का। अब वो कह रहा है कि जो ये ब्लड वेसल है हमारे, ये ब्लड वेसल है, इसमें कुछ वेस्ट चीजें भी तो रह सकती है ना। अब देखो यूरिन कहाँ पे बनना है? इस नेफ्रॉन के अंदर ही बनना है, ये वाला। तो वो लास्ट स्टेप क्या आता है कि कोई ड्रग्स हो गई, बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो गया, बहुत ज्यादा पोटेशियम हो गया, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको तो साइन अंदर की तरफ जा रहा है, साइन अंदर को। एक चीज आपको और बता दूं, जब हम इस तरीके का एरो दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये एरो में ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन जब हम इस कैपिलरी से एरो इस ट्यूब्यूल के अंदर दिखा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ये सिक्रीशन हो गया, हम इन चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, लाइक ड्रग और साथ में हाइड्रोजन एंड आपका पोटेशियम। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए हमारे पास ये चीजें क्या होगी, यहाँ पे सिक्रेट होगी, और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते हमारे पास प्रॉपर यूरिन बन जाता है। अब इन ट्यूब्यूल के प्रॉपर आपके एनसीईआरटी में फंक्शन भी है, बट उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन जस्ट ओनली मैं आपको ये बता देती हूँ वाला यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कहा, कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे। पर डे में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है? 180 लीटर बन रहा है पर डे में। विद दैट यूरिन रिलीज 1.5 लीटर। ये कह रहे हैं कि जो हम यूरिन पास करते हैं नॉर्मली वो 1.5 लीटर ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रेनल ट्यूब्यूल। हमें सारे जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर वाला पोर्शन है 99% फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। अब ये कह रहा है कि जो हमारा जो ट्यूबुलर रीजन होता है उसके पास कौन से सेल होते हैं? एपिथेलियल सेल होते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, जो इस मैकेनिज्म को करते हैं, या तो एक्टिव ढंग से या तो पैसिव मैकेनिज्म से। मतलब जो रीअब्सॉर्प्शन होगा, एक्टिव का मतलब है या तो वो एनर्जी का यूज करके करेंगे, एटीपी का यूज करके, और पैसिव का मतलब है कि बिना एनर्जी का यूज करके वो करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, ये आपको लर्न करना है। ये कह रहे हैं कि अगर हम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज की बात करते हैं, अमाइनो एसिड की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, अगर ये फिल्ट्रेट में आ चुकी है सारी चीजें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, तो जब ये रीअब्सॉर्ब होते हैं ना, कहाँ पे? हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होने का मतलब क्या है? एनर्जी का यूज करके। अगर मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट उसमें बताऊं, वेट में नहीं आता ना मनजोत, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट मैकेनिज्म है एकदम। ये तो 180 लीटर तो हम पूरे दिन का बोल रहे हैं, पर मिनट तो 125 ml बन रहा है ना हमारे पास। वेट में तो आपको तब फील होगा अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट में ही 180 लीटर बन गया, लेकिन ये तो पूरे दिन का निकाल रहे हैं। पर मिनट 125 ml बना, तो और उसी को हमने उसी टाइम पे रीअब्सॉर्प्शन पे लगा दिया, और वो भी इतना फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, 125 ml तो बहुत कम होता है। 1000 ml के अंदर 1 लीटर होता है, तो उसके कंपैरिजन में 125 ml तो बहुत कम है। आप ये समझ लो आधा गिलास वाटर का इतना बन रहा है 1 मिनट में, हम तो पूरे दिन का निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये सोडियम है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, whereas the nitrogenous waste are absorbed by the passive transport। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है? पैसिव से, मतलब बिना एनर्जी का यूज किए।
इसके अलावा पानी भी रीअब्सॉर्ब होता है, ये भी पैसिवली ही होता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट का मतलब है पीसीटी और हमारे पास हेनले लूप। लास्ट स्टेप आता है सिक्रीशन का। सिक्रीशन क्या कहता है कि जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो हमारे ट्यूबुलर सेल्स है, यहाँ हमारे ट्यूबुलर सेल का मतलब है हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पीसीटी और डीसीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वही आ गया ना ट्यूबुलर, इवन हम सॉरी आपका हेनले लूप भी। तो वो क्या सीक्रेट करते हैं, सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं लाइक हाइड्रोजन्स, प्रोटॉन, पोटेशियम, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट के अंदर ये चीजों को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। सो ट्यूबुलर सिक्रेशन भी इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, क्योंकि ये आयन के और एसिड के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। अब ये आयन का बैलेंस, एसिड का बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, ये हम आगे वाली क्लासरूम में करेंगे। तो ये अब पीसीटी का फंक्शन क्या है, हेनले लूप का क्या फंक्शन है, डीसीटी का फंक्शन क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको काफी चीजें समझ में आ गई होगी। तो प्लीज आपको ये वाला डायग्राम अच्छे तरीके से आना चाहिए। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मॉडिफाई होके बना है, ऐसा वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। बस 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, तब तक आप इसको देख लो, एक बार स्कैन कर लो अच्छे तरीके से। देखिए एनसीईआरटी के अंदर ये वाला डायग्राम बना हुआ है, काफी अच्छा डायग्राम है ऐसे तो। ये यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का ही डायग्राम दिया गया है, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज वो बता देती हूँ यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए हमारे पास देखो ये वाला पोर्शन, ये सब, ये पोर्शन पीसीटी है, ये वाला हेनले लूप है, ये वाला पोर्शन डीसीटी है, और ये वाला पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट है। तो जो एरो देखो बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखिए जैसे ये वाला एरो बाहर की तरफ जा रहा है, ये वाला बाहर की तरफ जा रहा है ना ये एरो, तो जो बाहर की तरफ एरो जा रहे हैं ये हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन रीअब्सॉर्ब हो रहा है, रीअब्सॉर्ब। लेकिन जो एरो यहाँ पे इस ट्यूबुलर पार्ट, मतलब इस डीसीटी में या पीसीटी में या फिर किसी भी हेनले लूप में जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर सिक्रीशन हो रही है। तो सिक्रीशन का साइन मैं आपको दोबारा अगर इसमें करके दिखाऊं, अगर मान लेते हैं कि एक एरो से अंदर की तरफ आ रहा है, इस एरो का मतलब है कि ये सिक्रीशन हो रही है, मतलब हम फिल्ट्रेट के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं। और अगर कोई एरो बाहर जा रहा है तो इस बाहर का मतलब है कि ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है, रीअब्सॉर्ब, ये फिल्ट्रेट से बाहर आ रहा है, दोबारा हमारे ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखो इस पीसीटी वाले पोर्शन में देखते हैं, जो सबसे पहला है ये दिखा रहा है SU3 का मतलब होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, न्यूट्रन, पोटेशियम, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो रही है। और सेम टाइम पर प्रोटोन एंड अमोनिया यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये सिक्रेट हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेट देखो नीचे आ रहा है हमारे पास हेनले लूप के अंदर। जब हेनले लूप में फिल्ट्रेट आया, एरो देखो बाहर की तरफ दिखा रहा है, मतलब वाटर यहाँ पे दोबारा रीअब्सॉर्ब हो गया है। इसके बाद देखिए फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, अब ये सोडियम क्लोराइड देखो ये एरो बाहर की तरफ है, दोबारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है। फिल्ट्रेट ऊपर गया, सोडियम क्लोराइड डीसीटी में पहुंच गए हम, तो डीसीटी में भी सोडियम क्लोराइड, वाटर, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें क्या हो रही है, रीअब्सॉर्ब हो रही है। बट सेम टाइम पे पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस, प्रोटोन आयन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सिक्रेट हो रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट में इधर देखिए वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यूरिया यहाँ पे देखिए, यूरिया यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसने मैंने इसको सिक्रेट भी कर दिया। तो हमारे पास आई होप आपको ये एरो समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है। एक बार पढ़ लेना है इसको ढंग से कि क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे भी देखो वही सब कुछ लिखा गया है कि रीअब्सॉर्प्शन
एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंस एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एरो के इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल कहां से कहां की तरफ जा रहा है। तो आज हमने जो है ना आपका जस्ट ओनली इतना सा पार्ट ही पढ़ा है, यूरिन फॉर्मेशन ही आज हम कर पाए हैं, यहां तक ही कर पाए हैं। इसके बाद इन ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, पीसीटी का फंक्शन क्या है, हेनले लूप का फंक्शन क्या है, बीसीटी का फंक्शन क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको कल करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बताइए यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। नो डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं है?